ये सरफेस निकाल लिया, ये सरफेस निकाल लिया, अब इस सरफेस को ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका वेक्टर कैलकुलस का मैथ है, उसमें हम सरफेस इंटीग्रल का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो सरफेस इंटीग्रल होता क्या है, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल को समझने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है सहनशीलता। तो जो भी मैं आज आपको करवाऊंगा उसको एक तो ध्यान से समझना है, ठीक है, और सहनशीलता के साथ, यानी कि लेक्चर को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। हाँ, आप जो प्लेबैक स्पीड है उसको जो है बढ़ा सकते हो, लेकिन लेक्चर को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो भी बातें इसके अंदर बताई जाएंगी, इसके अंदर दो बातें हैं जो आपको मेन, जिनको आपको टारगेट करना है, यानी कि जिनको आपको समझना है, ठीक है। अगर उन दोनों बातों को आप समझ जाते हो तो सरफेस इंटीग्रल का पूरा टॉपिक ही आपका जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले दो बातें क्या है। सरफेस इंटीग्रल के लिए हमारे पास क्या होता है कि आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन, दो बार इंटीग्रेशन लेके चलते हैं और हमें उस सरफेस का एरिया फाइंड करना होता है। कौन सा सरफेस का, जो हमें इक्वेशन के अंदर देगा, ठीक है। तो उसकी आइडेंटिटी होती है कि एफ डॉट एन दोनों वेक्टर के अंदर और डी एस, ठीक है। तो ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल की आइडेंटिटी होती है। इसमें सिर्फ दो बातें क्या हैं, एक तो एन और एक डी एस। ये दो बातें आपको जो है समझनी है इसके अंदर। एफ तो आपको गिवन मिलेगा, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट के अंदर ही मिलेगा आपको। तो एक तो एन और एक डी एस, और तीसरी चीज है कि इसकी लिमिट क्या होंगी, ठीक है। तो ये तीन बातें हैं जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों को अगर आप समझ जाते हो तो आपका सरफेस इंटीग्रल का जो है पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसको आप सोल्व कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले सरफेस इंटीग्रल को समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले बात आती है एफ की। एफ तो आपको गिवन मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम एन की, कि एन क्या होता है हमारे पास। जैसे कोई भी सरफेस है, कोई भी, मान लीजिए आपके अब की बार तो 3D के अंदर आएगा क्वेश्चन, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, हमारे पास एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस के अंदर कोई भी हमारे पास कर्व मिलेगा और उसके ऊपर कोई सरफेस है और उस सरफेस का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हम देखो कैसे फाइंड करेंगे। एन क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं एन की। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि एन क्या होता है। देखो, सरफेस लेके चलना हमें, मान लीजिए एक मेरा ये हाथ है और ये एक प्लेन के शेप में, यानी कि एक ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारे पास जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों एक्सिस है हमारे पास। अब तीनों एक्सिसों के ऊपर जो है हमारा एन लेके चलना है, तो एन क्या होगा। अगर मान लीजिए इन तीनों एक्सिसों के ऊपर हमारा सरफेस कहीं यहीं पर है, ठीक है, हमारे पास ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। और जो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर ये मिला रहा हूं मैं, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को हमें क्या करना है, इस पॉइंट का हमें सरफेस, यानी कि इसका एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर कोई सरफेस बन रहा है हमारा, ठीक है। अब तीन तरह से सरफेस बन सकता है। तो तीन तरह से कैसे, एक तो मान लीजिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोन चल सकता है, यानी कि मान लीजिए हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है, ये आपका एक सरफेस है। अब इस सरफेस को देखो, इसके ऊपर कोई पॉइंट है जिसको हम डी एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, डी एस, उसके ऊपर कोई पॉइंट हम लेके चलते हैं। तो देखो, अब इस सरफेस का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इस सरफेस का एरिया फाइंड करने के लिए देख, ये एक तो हमारे पास जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, और इस बोर्ड के ऊपर जो है मैं अपना हाथ रख देता हूं ऐसे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वही पॉइंट है जिसको हम डी एस मान के चले हैं। और देखो, ये बोर्ड आपका जो था वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए दो एक्सिस आपके ये हैं, एक है ये है और एक ये है। तो मैंने इस बोर्ड के ऊपर ये लगा रखा है, यहाँ पर एक सरफेस है हमारा, और इस सरफेस को ये क्या है, देखो, इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के पैरेलल है, जो हमारे पास इसकी जो ये जेड एक्सिस होगा, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसको वाई एक्सिस, और मैं इसको मार्कर को यहाँ पर रख देता हूँ, और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के पैरेलल तो मेरा ये हाथ है ही नहीं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि ये सरफेस, ये मेरा हाथ हो गया। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। जेड एक्सिस के पैरेलल तो हम बोल नहीं सकते। तो ये दो तीन बातें हैं कि हो सकता है कि जो सरफेस है वो हमारे इसके ऊपर ही रखा हो, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल हो, या फिर कंडीशन क्या हो सकती है
कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ है, जैसे ऐसे ही एक्स या जेड के पैरेलल हो सकता है, जेड या वाई के पैरेलल हो सकता है। ठीक है, तो जब इनके पैरेलल आ जाएगा हमारा सरफेस तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है क्वेश्चन के अंदर आपकी सोल्व आउट होंगी कि अगर मान लीजिए हमारे पास सरफेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये तीनों बातें क्वेश्चन के अंदर आपकी अच्छी तरह सोल्व आउट हो जाएंगी, यानी कि इनको समझ में आ जाएंगी। तो देखो अब अगर मान लीजिए सरफेस है, एक तो मैं इसके बोर्ड के ऊपर रख देता हूँ हाथ को। ठीक है, एक तो इसके ऊपर रखे हमने और एक मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको। ठीक है, जब हम बोर्ड के ऊपर हाथ यानी कि इसके ऊपर हाथ रखते हैं ऐसे, तो n की वैल्यू जो लेके चलनी है हमें, n यूनिट वेक्टर जो लेके चलना है वो क्या लेके चलना है, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन भी गिवन मिलेगी। जो सरफेस हमारे पास इसके ऊपर बढ़ रहा है तो उसकी इक्वेशन हमें गिवन मिलेगी और उस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को मान लीजिए फाई मान लेता हूं मैं, फाई एक्स वाई जेड के अंदर मिल सकती है आपकी। ठीक है, तो हम इसका ग्रेडियंट यानी कि n यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो डेल फाई एक्स वाई जेड के अंदर फंक्शन होगा और डिवाइड बाई डेल फाई का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर इसके ऊपर है तो, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास सरफेस है तो अगर मैं इसको सरफेस को इतना ऊपर ले लेता हूं तो अब तो जो हमारा बोर्ड था उसके ऊपर है ही नहीं है, उसके पैरेलल मान के चलेंगे हम। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सरफेस है अगर इसके ऊपर रखा है, ठीक है, यानी कि प्लेन के ऊपर हमारे पास कोई सरफेस है तो प्लेन के ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, देखो तीन कंडीशन हो सकती है, एक तो इसके ऊपर हो सकता है या इधर हो सकता है या फिर ये देखो इसके ऊपर है या फिर यहाँ पर आ जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, या फिर सरफेस जो है इस तरह टेढ़ा भी हो सकता है, तो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ना वाई एक्सिस ना जेड एक्सिस के पैरेलल हो। तो तीन कंडीशनें होंगी हमारी, तीनों कंडीशन के अंदर n की वैल्यू क्या होगी वही हमें फाइंड करना है। तो देखो अगर इसके ऊपर रखा है तो n की वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी, यानी कि n यूनिट वेक्टर इसके ऊपर रखेगा तो उसकी इक्वेशन आपको देगा जो इसके ऊपर कर्व है या सरफेस जो इसके ऊपर बन रहा है तो उसकी इक्वेशन आपको देगा। वहां से हम उसको एक्स वाई जेड के अंदर मिलेगी, उसका डेरिवेटिव कर देंगे, ग्रेडियंट निकाल देंगे और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर मान लीजिए इसके ऊपर नहीं रखा, यहाँ पर है, ठीक है, इससे थोड़ी दूर है, तो इससे थोड़ी दूर है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल जब भी होगा हमारे पास पैरेलल टू एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो हम n यूनिट वेक्टर जो लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम लेके चलेंगे x और y तो इसके अंदर आ जाएगा, तो n वेक्टर को हम लेके चलेंगे k यूनिट वेक्टर। ठीक है, k कैप। और पैरेलल टू अगर वाई जेड आ जाए, वाई जेड प्लेन के पैरेलल हो, ठीक है, अगर वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा तो n वेक्टर जो लेके चलेंगे हम वो क्या लेके चलेंगे, इसके अंदर x नहीं है तो हम i लेके चलेंगे। ठीक है, पैरेलल टू अगर x और z के पैरेलल आ जाए, जेड एक्स प्लेन भी बोल सकते हैं, तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होगा वो j आ जाएगा। ठीक है, j कैप। तो क्लियर है। अगर हमारे पास पैरेलल आ जाए तो अगर मान लीजिए इस कंडीशन में आ जाए, ठीक है, इस कंडीशन में आ जाए तो यानी कि एक्स एक्सिस के भी पैरेलल ना हो, वाई एक्सिस के भी पैरेलल ना हो, जेड एक्सिस के भी पैरेलल ना हो और ना इसकी कोई सरफेस की इक्वेशन दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे। देखो जब भी हमारे पास अगर ये तो है जब एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर है और आपको जेड की कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, तो क्योंकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर आएगा, एक्स वाई प्लेन के ऊपर आएगा तो जेड की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, और जेड की वैल्यू आपको कुछ भी दे रखी हो, ठीक है, जेड की वैल्यू कुछ भी हो हमारे पास, तो एन हम ये लेके चलेंगे। अगर मान लीजिए जेड की वैल्यू 0 दे रखी हो, जेड की वैल्यू 0 यानी कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर भी हो और जेड के ऊपर भी ना हो, ठीक है, इस कंडीशन में कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको मैं ड्रा कर देता हूँ, ये हमारे पास हो गया। अब देखो इसमें सेंटर तो क्या है 0 0, सर्कल की इक्वेशन है तो सेंटर क्या है 0 0, रेडियस है आपके पास 1 है। तो अगर मैं एक्स और इसको बनाऊंगा तो मान लीजिए यहाँ पर 1 आ जाएगा आपके पास और इतनी दूर यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब इसको अगर मैं ड्रा कर देता हूँ तो ये आपके पास जो सर्कल होगा वो इस टाइप से आ जाएगा।
ठीक है, अब इस टाइप से आ जाएगा। देखो इस पे x, इसके ऊपर कोई वैल्यू है तो यहाँ पर देखो x की कोई ना z की कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी। अगर अदरवाइज नहीं मिलती, यानी कि इसको इस फॉर्म में देखेंगे, इसको पूरा ये मान लीजिए कि नीचे है ये सर्कल, ठीक है, तो ये सेंटर इसका 0 0 हो जाएगा, तो 0 0 सेंटर लेके चले हम, रेडियस आपकी 1 हो जाएगी। लेकिन जब z की वैल्यू 0 आ जाए तो हम n वेक्टर जो लेके चलेंगे वो माइनस का k लेके चलेंगे, ठीक है। अगर यहां पर भी मान लीजिए कि x की वैल्यू 0 आ जाए, तो x की वैल्यू 0 आएगी तो हम n यूनिट वेक्टर, जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो n यूनिट वेक्टर माइनस का i लेके चलेंगे। और यहां पर अगर मान लीजिए कि y की वैल्यू 0 आ जाए तो फिर n यूनिट वेक्टर जो है वो माइनस का j लेके चलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये बातें हैं हमारी। अगर हम पैरेलल आ जाए या फिर इसके ऊपर हो या फिर पैरेलल ना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो n वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इसके, और उसके अंदर बताऊंगा ये बातें कि हम ये क्यों लेके चले हैं, ठीक है। तो ये तो था कि n वेक्टर हम क्या लेके चलें। अब बात आती है कि dx क्या लेके चलेंगे। तो ds लेके चलने के लिए हम क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ds की वैल्यू क्या लेंगे। ds की वैल्यू हम ले लेते हैं, देखो अगर xy प्लेन के ऊपर है, xy प्लेन के ऊपर हमारा सरफेस है, तो हम ds की वैल्यू लेंगे dx dy बाई n यूनिट वेक्टर इंटू k, ठीक है। तो ये तो xy प्लेन के ऊपर है। अगर ds की वैल्यू हमें लेनी है, अगर yz प्लेन के ऊपर है तो yz प्लेन के ऊपर है तो फिर हम लेके चलेंगे dy dz डिवाइड बाई n यूनिट वेक्टर इंटू, अब की बार x नहीं है तो x की जगह पर i आ जाएगा ये, ठीक है। अगर मान लीजिए ds की वैल्यू हम zx प्लेन के ऊपर लेके चले, तो zx प्लेन के ऊपर अब जब भी हम लेके चलेंगे तो dx और dz आ जाएगा डिवाइड बाई n यूनिट वेक्टर इंटू j आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू लेके चलनी है हमें। इसमें पता लगाना है किस चीज का, कि जो हमारा सरफेस है वो किसके ऊपर है, xy प्लेन के ऊपर है, yz प्लेन के ऊपर है, zx प्लेन के ऊपर है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता लगता तो हम मोस्टली केस के अंदर xy प्लेन के ऊपर ही जो है अपना प्लेन या सरफेस को जो है वो लेके चलते हैं, ठीक है। मोस्टली केस के अंदर xy के ऊपर ही हम जो है सरफेस को लेके चलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो थी इसकी बेसिक बातें, 3 बातें थी इसके अंदर कि n वेक्टर क्या होगा। n वेक्टर 3 कंडीशन के अंदर होगा। एक तो जब हम इसके ऊपर कोई कर्व्ड है या सरफेस है इसके ऊपर रख देते हैं, जो हमारे पास प्लेन होगा xyz के अंदर, अगर उसके ऊपर कोई वैल्यू है, ठीक है, एक तो कंडीशन ये है, तो हमारे पास n वेक्टर ये आ जाएगा। अगर ये इसके ऊपर नहीं रखा हो, यानी कि यहाँ पर आ जाए, इतनी दूर आ जाए इससे, तो फिर हमारा जो n वेक्टर होगा वो क्या होगा, किस किस के पैरेलल होगा, हम कैसे लेके चलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए पैरेलल ना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ये 3 बातें थी, तीनों के अंदर n वेक्टर लेके चलना था हमें। और ds की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपका सरफेस कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ds की वैल्यू हम क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें से निकालेंगे कि ds किसके ऊपर है, तो उसी के ऊपर जो है उसको ड्रा कर देंगे। और अगर xy के ऊपर है तो ये, और yz के ऊपर है तो ये, zx के ऊपर है तो ये, ठीक है। तो ये तो था बेसिक। अब हम अपना क्वेश्चन लेके चलते हैं और क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि ये सारी बातें कैसे अप्लाई होंगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, तो मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं। और जो लिमिट है, लिमिट को हम जब xy प्लेन के ऊपर लेते हैं, yz प्लेन के ऊपर लेते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी ना xyz की, वही लेके चलेंगे, ठीक है। तो लिमिट भी हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है ये कि फंक्शन, इफ फंक्शन दे रखा है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ f आपके पास दे रखा है 4xzi माइनस वाई स्क्वायर j और प्लस yz k, ठीक है। इनके ऊपर क्या पाएगी वो आप लगा लेना। इवेलुएट, हमें इवेलुएट करना है, इवेलुएट लिख रखा है, इवेलुएट
सरफेस हमें निकालना है किसका, एफ वेक्टर इंटू एन वेक्टर ds, वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाई आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आ भी चुका है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए f तो आपको गिवन है ही, ठीक है, हमें ये इवेल्युएट करना है। तो यार s क्या है, हमारे पास क्यूब है जो बाउंडेड है इनके द्वारा, यानी कि अगर मैं इसके पॉइंट्स निकालूं तो देखो एक बार तो तीनों की वैल्यू 0 है, तो मैं 0 0 0 लेके चल सकता हूं। तो एक बार मैं तीनों की वैल्यू 1 1 1 भी लेके चल सकता हूं, एक बार मैं 1 0 0 या फिर 0 1 0 या फिर 0 0 1, ठीक है। और ये तो एक एक बार हो गई, यानी कि x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1 है हमारे पास, और z की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो 1 0 1 आ जाएगा और 0 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं इनको मिला लेंगे हम, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, क्यूब बनना चाहिए हमारा, ठीक है। तो जो सरफेस है वो क्यूब बनना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, क्यूब बना लेता हूँ पहले। ये हमारे पास तीनों एक्सिस हैं, x y और z, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हमें पॉइंट्स लेने हैं 1 1, तो मान लीजिए 1 आपके पास ये है, 1 आपके पास ये है और 1 आपके पास ये। अब क्यूब बनाना है हमें, तो क्यूब बनाने के लिए देखो मैं क्यूब बना देता हूँ पहले यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू भी 1 है और ये आ जाएगा आपके पास ये, यहाँ पर अगर मैं लेके चलता हूँ तो 1 1, ठीक है। तो इसको भी मिला देते हैं यहाँ पर और ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो कौन से पॉइंट हो गए, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू भी 0 है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है हमारी, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू 0 है। इसके ऊपर x की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, y की 1 है और ये भी 0 है, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा, तो z की भी 1 है, y की भी 1 है, तो x की तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट देखेंगे तो ये तो पॉइंट x z की भी वैल्यू है इसके ऊपर, y की भी वैल्यू है और x की भी, यानी कि इसको मैं 1 1 1 लिख लेता हूँ। और इसको निकालेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास z की वैल्यू तो 1 है, तो x की भी 0, y की भी 0 और z की 1 आ जाएगी। इस पॉइंट को देखेंगे तो x और z की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी और z की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं। अब देखो इस क्यूब का हमें सरफेस, यानी कि जितने भी इसके सरफेस बन रहे हैं वो हमें सारे निकालने हैं और उसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो मैं नाम दे लेता हूँ a b c d। एक तो हमारे पास ये हो जाएगा p q r और यहाँ पर o ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो a b c d, ठीक है, ये सरफेस लेके चलते हैं। फॉर सरफेस कौन सा लिया है, ए बी सी डी, ये लेके चले हम, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ए बी सी डी के अंदर अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम, यानी कि इसके अंदर सरफेस निकालना हमें, तो एफ वेक्टर इंटू एन वेक्टर इंटू डी एस, ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए देखो एफ तो आपको गिवन है ही, अब n निकालना है, n का देख लेते हैं सरफेस कहाँ पर है। अब ये लेके चले हम, तो इस चीज को देखो, बस बाकी को भूल जाओ। तो इस चीज को देखो a b c d। अब a b c d को देखते हैं तो देखो ये हमारे पास यहाँ पर ये लाइन है और ये z एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि यहाँ पर y z के पैरेलल हमारे पास प्लेन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पैरेलल टू y z प्लेन, ठीक है। तो ये जो सरफेस लेके चले हैं वाई जेड प्लेन के पैरेलल लेके चले हैं, ठीक है। अब वाई जेड प्लेन के पैरेलल लेके चलेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले बेसिक के अंदर, तो वाई जेड प्लेन के ऊपर लेके चले हैं तो x की वैल्यू इसके ऊपर क्या है, 1 है, x की वैल्यू तो 1 है इसके ऊपर, तो हमारे पास n यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, अब की बार i हो जाएगा,
बताया था मैंने कि अगर वाई जेड के ऊपर लेके चलेंगे, अगर एक्स की वैल्यू 0 होती तो एन वेक्टर जो है माइनस का आई लेके चलते। अब एक्स की वैल्यू 0 नहीं है तो हम आई लेके चलेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर बदलूंगा तो वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे आपने +2 के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारे पास मान लीजिए इसको मैं r वेक्टर लिख लेता हूँ, यानी कि xi प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ठीक है। इसकी डॉट अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ i प्लस 0j प्लस 0k इज इक्वल टू 1 आपके पास। अगर दोनों की मल्टी इसको मैं r वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा i प्लस 0j प्लस 0k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास क्या है, r इंटू एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी आ जाएगा ना। आपने प्लेन की इक्वेशन पढ़ी है तो प्लेन की वेक्टर इक्वेशन जो होती थी r इंटू एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी। अब एन यूनिट वेक्टर अगर हम लेके चलेंगे तो आपके पास क्या है, i प्लस 0j प्लस 0k, ठीक है। ये तो हमारे पास 0 ही है तो एन यूनिट वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। यही हम लेके चले हैं, ठीक है। क्लियर है। देखो वाई जेड प्लेन के ऊपर हम लेके चलेंगे तो x की वैल्यू 1 थी, तो अगर 1 से अलग कुछ भी होती तो अभी हम n की वेक्टर जो है n जो है वो i लेके चलते, ठीक है। तो ये इस कंडीशन से जो है आप इसको समझ जाओगे अगर आपने +2 के अंदर प्लेन की इक्वेशन पढ़ रखी है, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो फिर आपको याद रखना होगा कि अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो हम n यूनिट वेक्टर को i लेके चलेंगे, अगर 0 है तो माइनस का i लेके चलेंगे। अब देखो n यूनिट वेक्टर है आपके पास और f वेक्टर आपको गिवन दे रखा है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब जो ये लेके चले हैं हम वाई जेड प्लेन के ऊपर लेके चले हैं, वाई जेड के पैरेलल लेके चले हैं ना, तो यहाँ पर पहले मैं f डॉट n निकाल लेता हूँ। तो f वेक्टर इंटू एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू f की वैल्यू आपको दे रखी है 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के, ठीक है। और इसकी डॉट कर देते हैं हम किसके साथ, एन यूनिट वेक्टर तो i के साथ, ठीक है। और ds की वैल्यू हम बाद में रख लेंगे, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4xz आ जाएगा, क्योंकि i वाले के i के साथ, तो बाकी तो सारे 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f डॉट n की। अब हम देखो इसका सरफेस एरिया रीजन वो भी लिमिट भी लेके चलेंगे, तो लिमिट देखो, लिमिट अगर हम निकालेंगे तो पहले तो ds की वैल्यू निकालनी होगी हमें, तो 4xz और x y z प्लेन के ऊपर लेके चले हैं तो dy dz डिवाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा n यूनिट वेक्टर इंटू i हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखो, अगर y की और z की लिमिट लेके चलनी है तो y की भी हम अगर हम लिमिट लेंगे तो y भी 1 तक है, 0 से लेकर 1 तक, और z भी हमारे पास 1 तक ही है, यानी कि 0 से लेकर 1 तक y भी है, 0 से लेकर 1 तक z भी है। ये तो आपको गिवन भी दे रखा है, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि y और z के अंदर निकालना है तो y की वैल्यू 0 है और 1 है, z की वैल्यू 0 है और 1 है, तो लिमिट तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसको निकालना है हमें n यूनिट वेक्टर इंटू आई। अब n यूनिट वेक्टर आपके पास क्या है, i है, और अगर मैं i की i के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो i का जो है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और i क्या होता है, जिसके ऊपर कैप होती है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 0 से लेकर 1 और 0 से लेकर 1 4xz और dy dz आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो x की वैल्यू आप लोगों के पास 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 1 0 से 1, ये आ जाएगा 4z dy और dz, ठीक है। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो एक बार तो y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में, तो पहले आप किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, z को भी आगे लिख सकते हो क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, ठीक है, या फिर y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ 0 से लेकर 1 तक, तो ये तो लिमिट हमारी एज इट इज रहेगी। इसको सोल्व करेंगे तो 4z कांस्टेंट है तो y और आ जाएगा इसके साथ, और लिमिट हमारी है 0 से 1 तक, और फिर इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z निकालना है। तो इसको देखो सोल्व करेंगे तो 4, देखो y की जगह पर 1 पुट कर देते हैं, -0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 से 1 तक 4z ही रह जाएगा हमारे पास, और dz, ठीक है।
अब इसका फिर इसे इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो 4 तो एज इट इज जेड का करेंगे तो जेड स्क्वायर बाई 2 और 0 से 1 तक हमारी लिमिट है। अगर मैं इसको कैंसिल कर देते हैं 2 1 रखेंगे तो 2 जेड 2 इंटू 1 आ जाएगा तो 2 ही बच जाएगा। अगर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि ये तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमने जो ये सरफेस निकाला है, इस सरफेस का जो हमारे पास इंटीग्रेशन आया है वो क्या है, हमारे पास 2 आया है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस सरफेस का जो इंटीग्रेशन आया है वो आपके पास 2 आया है, ठीक है। तो 2 तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखो एक सरफेस लेके चले हम, अब सेकंड सरफेस ये लेके चलेंगे, फिर ये लेके चलेंगे, फिर ये, यानी कि सारे जितने भी सरफेस हैं उन सभी को हम सभी का एरिया निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो पूरा सरफेस का एरिया आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब लेके चलेंगे हम, मान लीजिए ये सरफेस लेके चलता हूं मैं बी पी क्यू सी, ठीक है। तो 4 सरफेस बी सी क्यू पी, ठीक है। ये सरफेस लेके चलिए हम। अब केवल इस चीज को देखना है, बाकी को भूल जाना है, ये सरफेस याद रखना है बस आपको। अब ये देखिए किसके पैरेलल है, तो बी पी सी क्यू कह लीजिए। तो देखिए ये पी क्यू जो है वो जेड के पैरेलल है, और अगर इसको देखेंगे बी पी को तो ये एक्स के पैरेलल है, ठीक है। तो एक्स और जेड के पैरेलल आ जाएगा हमारा, यानी कि पैरेलल टू ये हो जाएगा एक्स और जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, तो वाई की वैल्यू इसके ऊपर क्या है, 1 है, तो वाई की वैल्यू 1 है। अगर एक्स जेड प्लेन के ऊपर लेके चले हैं और वाई की वैल्यू 1 है तो एन यूनिट वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, अब की बार जे आ जाएगा, ठीक है, जे आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले लिमिट तो हमारे पास वही सबकी दे रखी है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, ठीक है। और एफ की वैल्यू आपके पास दे रखी है 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस का 4zk इंटू एन यूनिट वेक्टर आपके पास जे आया है, ठीक है। और ds, अब की बार देखो ds की वैल्यू एक्स जेड प्लेन के ऊपर लेके चले हैं तो dx और dz आ जाएगी, ठीक है, डिवाइड बाई एन यूनिट वेक्टर इंटू जे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब लिमिट तो हमारे पास एज इट इज रहेगी 0 से 1 तक, इसकी और इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे बाकी तो सारे 0 जाएंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एन यूनिट वेक्टर निकालूंगा और उसकी जे के साथ, देखो इसकी जे के साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, जे इंटू जे, तो जे का स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि डी एक्स और डी जेड बच जाएगा आपके पास, क्लियर है। अब आपके पास y की वैल्यू 1 थी, तो अगर मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ 1, तो 0 से 1, 0 से 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और डी एक्स डी जेड, फिर से इंटीग्रेशन करो, पहले x के रिस्पेक्ट में z के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। तो x के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो 0 से 1 तो हमारी लिमिट एज चीज रहेगी, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, ठीक है, और 0 से 1 तक आपकी लिमिट है और डी जेड आ जाएगा। अब अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पर तो 0 से 1 तो एज इट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, और अगर 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि यही बच जाएगा आपके पास। और विद रिस्पेक्ट टू हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है z, तो दोबारा से फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का आपकी बार है z के रिस्पेक्ट में करना है तो z आ जाएगा, और 0 से 1 तक आपकी लिमिट है। फिर से लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे तो -1 आ जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 जाएगा, यानी कि इस सरफेस का जो हमने एरिया निकाला है वो है -1, ठीक है। इनको फिर बाद में सभी को ऐड भी करना है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, तो इनको बाद में ऐड कर देंगे। अब ये सरफेस निकाल लिया, ये सरफेस निकाल लिया, अब इस सरफेस को ले लेते हैं, तो इस सरफेस को देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। इसको साफ कर देते हैं, क्यों लेके चले हैं, हर एक का कारण आपको पता चलना चाहिए। अगर इस बात का पता चल जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, फिर तो आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये सरफेस लेके चलो डी सी क्यू आर, ठीक है, डी सी क्यू आर, तो फॉर सरफेस हम लेके चलिए अब की बार डी सी क्यू आर। अब ये देखो किसके पैरेलल है, तो पैरेलल निकालने के लिए देखो ये जो लाइन है, ये लाइन यानी कि ये जो साइड है ये y के पैरेलल है, ठीक है, और ये जो है डी आर, तो डी आर जो है x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि y x और y के पैरेलल हो जाएगा हमारे पास ये, यानी कि पैरेलल टू
एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है। अब देखो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है तो जेड की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो जेड की वैल्यू तो हम यहाँ पर 1 लेके चलेंगे। जेड की वैल्यू 1 है और एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, तो एन यूनिट वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, के आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अब ये तो आपके पास मिल गया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो लिमिट तो हमारे पास 0 से 1 तक रहेगी, 0 से 1 तक, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर है। एक्स वाई प्लेन के ऊपर भी सभी की लिमिट आपको दे रखी है। तो एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के। ठीक है, और इनटू एन यूनिट वेक्टर है आपके पास के, और डी एक्स की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में है, तो डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई एन यूनिट वेक्टर इनटू, अब की बार देखो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स वाई के ऊपर लेके चले हैं, तो यहाँ पर हमारे पास के आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड आ जाएगा। और इसकी देखो एन यूनिट वेक्टर आपके पास के है, और के की के साथ करेंगे तो फिर से वही 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डी एक्स डी जेड। अब जेड की वैल्यू 1 दे रखी है, तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा जेड की वैल्यू 1, तो 0 से 1, 0 से 1। अगर मान लीजिए जेड की वैल्यू आपको पता नहीं होती यहाँ पर, तो हम क्या करते, जेड की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो एक्स और जेड के वाई की वैल्यू आपको पता नहीं होती, तो देखो एक्स और जेड के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमें एक वाई को जो एलिमिनेट करना होगा, तो वाई खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर आपकी इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती, स्टेटमेंट जो है चेंज हो जाती, वहां पर आपको सरफेस की इक्वेशन गिवन मिलती। ठीक है, तो उसमें से हम जो है वाई की वैल्यू निकाल लेते और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते। अब की बार तो आपको पता है कि जेड की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर वाई बच जाएगा सीधा, तो डी एक्स, और ये लेके चले एक्स वाई प्लेन के ऊपर है तो एक्स वाई। ठीक है, तो डी एक्स और डी वाई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 से 1 तक, और ये आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और 0 से 1 तक आपकी लिमिट है विद रिस्पेक्ट टू, अब की बार वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो मैं 1 पुट करूंगा तो y बच जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि फिर से वही y आ जाएगा आपके पास 0 से 1 तक, और y और dy आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर 2 डिवाइड बाई 2, और 0 से 1 तक, अगर मैं 1 पुट कर देता हूं तो 1/2 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास एरिया आ जाएगा इसका, तो इसका एरिया 1/2 आया है आपका। ठीक है, तो ये तो इन तीनों सरफेस का जो हमें दिखाई दे रहे थे इनका निकाल लिया। बाकी जो सरफेस है उनका भी हम एरिया निकालना है, तो उनका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार मैं सरफेस लेके चलता हूं, ये ले लेते हैं AORD। ठीक है, तो फॉर द सरफेस लेके चले AORD, AOR और D। ठीक है, अब इसको देखते हैं किसके पैरेलल है। AORD, केवल इस चीज को देखना है, इसी सरफेस को। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखो, ये हमारे पास जो दे रखा है, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लेके चलूं तो ये लाइन है, ये लाइन x के पैरेलल है। ठीक है, और ये लाइन है, ये लाइन z के पैरेलल है, तो x और z के पैरेलल हो जाएगा ना हमारा। ठीक है, तो पैरेलल टू xz प्लेन। ठीक है, xz प्लेन के ऊपर लेके चले हैं, लेकिन यहां पर 2 की वैल्यू हमारे पास x की और z की वैल्यू 1 है, x की और z की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू को वाले स्टेटमेंट को लेना है अगर आपको, तो a की वैल्यू को उठाएंगे हम, क्योंकि x और z की उठाएंगे तो x की भी वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी और z की भी, सीधा y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू 0 है और xz प्लेन के ऊपर है, तो हम n यूनिट वेक्टर जो लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, अब की बात देखो मैंने बताया था अगर 0 नहीं होगी तो हम j लेके चलेंगे, अगर 0 होगी तो माइनस का j लेके चलेंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो वही लिमिट तो 0 से 1, 0 से 1 सभी की रहेगी। ठीक है, और ये आपके पास फंक्शन है 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे और प्लस का yz के। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे किसके, विद रिस्पेक्ट टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के j, और ds है वो xz लेके चलना है, तो dx और dz डिवाइड बाई n यूनिट वेक्टर इनटू j हो जाएगा। ठीक है,
अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो इसकी इसके साथ करेंगे तो 0 से 1, 0 से 1, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, और डी एक्स डी जेड डिवाइड बाई ये हमारे पास एज चीज रखो। एक बार अगले स्टेप में इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आ जाएगा। अब z की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है। अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करूंगा तो पूरा फंक्शन जो है 0 हो जाएगा, और 0 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट कुछ भी दे रखी हो, किसी के रिस्पेक्ट में करना हो, 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होगा, तो उसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो भी हमारे पास 0 आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास एरिया है 0 इसका। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और सरफेस ले लेते हैं इसका। अब की बार मैं सरफेस लेके चला हूं, ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, ये भी। अब नीचे वाला ले लेते हैं, तो नीचे वाला लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी पी ओ, फोर सरफेस ए बी पी ओ। ठीक है, ये हमने नहीं लिया है, तो ये लेके चलेंगे तो ए बी अगर इस साइड को देखेंगे तो ये वाई की पैरेलल है। ठीक है, और बी पी को देखेंगे तो ये एक्स के पैरेलल है, यानी कि वाई के और एक्स के पैरेलल आ जाएगा ना हमारा, तो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो अब की बार एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है तो देखो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू तो हमारे पास 1 1 है, जेड की वैल्यू क्या है 0 है, तो हम जेड की वैल्यू 0 ले लेंगे। अगर जेड की वैल्यू 0 है तो 0 नहीं होती तो के ले लेते, अगर जेड की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास माइनस का के लेके चलेंगे। ठीक है, तो फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे तो सरफेस हमारे पास जो भी लिमिट 0 से 1 हमारी दे रखी है, और 4x जेड आई माइनस वाई स्क्वायर जे और प्लस वाई जेड के, और फिर से हम इसका यूनिट वेक्टर है माइनस का के, और डी अब की बार डी एक्स और डी वाई आ जाएगा डिवाइड बाई एन यूनिट वेक्टर इंटू के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देता हूं तो सरफेस तो आपके पास एज इट इज 0 से 1 आप लिमिट लिख सकते हो, तो वाई जेड ये आ जाएगा, और डी एक्स डी वाई विद रिस्पेक्ट टू ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर और के आ जाएगा। अब जेड की वैल्यू आपके पास क्या थी 0, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। अब स्टेटमेंट ये आपके पास 0 है तो उसका इंटीग्रेशन तो भी 0 और लिमिट रखेंगे तो भी 0, यानी कि इसका हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब और कौन सा सरफेस बच गया हमारे पास, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसको सोल्व करेंगे तो सरफेस कौन सा है हमारे पास, ये भी ले लिया हमने। अब ऊपर वाला ले लेते हैं, ऊपर वाला भी ले लिया है। अब ये ले लेंगे ओ पी क्यू आर। ठीक है, तो फोर सरफेस ओ पी क्यू आर। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं किसके पैरेलल है, ओ पी क्यू आर। ये जो साइड है क्यू आर, ये साइड वाई के पैरेलल है। ठीक है, और क्यू पी जो है वो जेड के पैरेलल है, तो वाई जेड के पैरेलल हो जाएगा हमारा सरफेस। ठीक है, तो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अब वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो यहाँ पर वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो वाई और जेड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास n यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, जब x की वैल्यू 1 थी तो i आ जाएगा, तो 0 है तो माइनस का i आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 1 हमारी लिमिट रहेगी, और हमारे पास फंक्शन है 4x जेड आई माइनस वाई स्क्वायर जे और प्लस का वाई जेड क्या आ जाएगा इंटू n यूनिट वेक्टर माइनस का i आया है, और किसके रिस्पेक्ट में है वाई जेड, तो डी वाई और डी जेड डिवाइड बाई एन यूनिट वेक्टर इंटू आई आ जाएगा हमारे पास। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1 0 से 1, और ये हो जाएगा 4x जेड। ठीक है, और डी वाई डी जेड डिवाइड बाई हमारे पास ये एज चीज रहेगा। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू क्या है 0 है, अगर मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन 0, और इंटीग्रेशन करेंगे तो भी 0, लिमिट पुट करेंगे तो भी 0, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब और कौन सा सरफेस बचेगा हमारे पास, तो उस सरफेस को ले लेते हैं। जितने भी सरफेस होंगे सभी सरफेस को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ले लिया हमने, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और ये भी हो जाएगा, ये नीचे वाला भी हो गया हमारा, यानी कि सारे के सारे सरफेस हो गए हैं।
अब हमें करना क्या है, इन सभी को ऐड करना है। तो हमारा पूरा जो है क्यूब का, जिससे क्यूब बाउंडेड हुआ है तो उसका सरफेस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इनको सभी को ऐड कर लेते हैं। 2 माइनस का 1 प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये तो हमारे पास 1 बच जाएगा, तो 1 प्लस 1/2, तो ये एलसीएम लेंगे 2, तो 2 प्लस 1 तो 3/2 हमारा जो है इसका सरफेस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, पता चल गया कैसे सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हमने जो यहाँ पर किया है उस क्वेश्चन में इससे जो है अलग करेंगे, तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिख लेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी वो ले लेंगे। ये तो थी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट है, अब की बार स्पेयर वाली लेते हैं, सर्कल वाली इक्वेशन जिसमें दे रखी है। इवेलुएट, मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। इवेलुएट, हमें वही सरफेस निकालना है, F.N ds, वेयर F आपके पास गिवन है, क्या है, 4xi माइनस 2y² j प्लस z² k। ठीक है, एंड सरफेस S इज द सरफेस बाउंडेड बाय बाउंडिंग द रीजन x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, z आपको 0 से z की वैल्यू 3 तक है। ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो फिगर कैसे ड्रा होगा, ये इक्वेशन देखो किसकी है, स्पेयर की इक्वेशन है और एक्स वाई के ऊपर है। ठीक है, तो स्पेयर की इक्वेशन है, अगर मैं तीनों एक्सिस लेके चलता हूँ, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस या फिर ये इसको ले लीजिए, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, अगर मैं इसका सरफेस लेके चलूंगा तो सर्कल की इक्वेशन है। अब जो सर्कल की इक्वेशन है, जेड की वैल्यू 0 है इसके ऊपर और जेड की वैल्यू 3 है, यानी कि मैं यहाँ पर रेडियस कितनी होगी हमारे पास, रेडियस 2 हो जाएगी, क्योंकि x² प्लस y² इज इक्वल टू r² होता है, तो रेडियस आपके पास 2 हो जाएगी। तो मैं 2 यहाँ पर ले लेता हूँ और इतनी दूरी साइड भी 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारे पास जो सरफेस होगा वो किस तरह बनेगा, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और ये तो हमारे पास नीचे सर्कल हो जाएगा, जैसे तीनों एक्सिस हैं उसके नीचे सर्कल, इसको मैं अलग से बना देता हूँ। ये तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ही ड्रा कर लेते हैं इसको, x y z। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 रेडियस ले लेता हूँ, तो ये आपके पास जो है सरफेस आ जाएगा। अब इसी को मैं ऊपर तक ले जाता हूँ, क्योंकि z की वैल्यू 0 से 3 तक दे रखी है आपको, तो 0 से 3 तक मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, और ऊपर ले लेंगे z की वैल्यू को। अब यहाँ पर मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास 2 है रेडियस, तो यहाँ पर भी ये रेडियस तो 2 ही रहेगी, लेकिन z की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, z की वैल्यू यहाँ पर x 0 दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी है आपको। अब मैं इसका एक और सरफेस ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपका सरफेस है एक और, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रा करेंगे, तो एक और इसके पैरेलल ही लेके चलते हैं। ठीक है, एक ये रीजन हो जाएगा, यानी कि ये मैंने चारों तरफ से ये बाउंडेड कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास 3 सरफेस है, इसको मैं S1 मान लेता हूँ, क्योंकि ये भी हमारे पास सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, और इसको मैं S2 मान लेता हूँ, इसको S3 मान लेंगे। ठीक है, अब तीनों सरफेस की हमें अगर एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो S3 है ये पूरा हो जाएगा हमारे पास, नीचे वाला भी आ जाएगा, ऊपर वाला भी आ जाएगा, और पूरा जो है
वो भी सरफेस हमारे पास आ जाएगा, और तीनों को ऐड कर देंगे तो पूरा हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये पता चल गया कि ये कैसे बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन थी तो नीचे एक्स वाई के ऊपर, तो एक्स वाई के ऊपर हमने सर्कल बना दिया है, रेडियस हमारे पास 2 थी। ठीक है, और इसी के पैरेलल जेड की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 3 है, तो 3 तक जाएगा ये, 0 से 3 तक, तो हमने 0 से 3 तक इसको बना दिया है। ठीक है, तो मैं अब उसको साफ कर देता हूँ। अब इस तीनों सरफेस हमें S1, S2 और S3, तो पहले तो सरफेस ले लेते हैं फॉर सरफेस S1। तो S1 सरफेस को लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 सरफेस को लेने के लिए देखो नीचे क्या है, सर्कल है। ठीक है, और S की वैल्यू Z की वैल्यू क्या है, 0 है, Z की वैल्यू 0 है। मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था, अगर Z की वैल्यू 0 है तो हम n यूनिट वेक्टर क्या लेके चलेंगे, माइनस का k लेके चलेंगे। ठीक है, तो n यूनिट वेक्टर आपके पास ये हो जाएगा, और Z की वैल्यू 0 है तो xy प्लेन के ऊपर है, तो मैं यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर सरफेस जो भी आपके पास होगा, ठीक है, और f डॉट n इंटू डी एस, तो पहले f डॉट n निकाल लेते हैं, f डॉट n, f की वैल्यू आपको गिवन है 4xi माइनस 2y² j और प्लस का z² k, और इसकी मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू क्या है, माइनस का k है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा, माइनस का z² हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे सरफेस का, माइनस का z² है, और किसके पैरेलल लेके चलना है, हमें एक्स वाई प्लेन के ऊपर लेके चले हैं, तो dx dy डिवाइड बाई n यूनिट वेक्टर इंटू k आ जाएगा आपके पास। अब z की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 0 थी इसके ऊपर, तो यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो पूरा जो है इसका ये जो स्टेटमेंट है वो 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी तो उसका इंटीग्रेशन भी 0, अगर लिमिट हम कुछ भी लेके चलेंगे तो वो भी हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी कि S1 का जो हमारे पास एरिया आया है, इसको मैं लिख लेता हूँ, S1 का जो एरिया आया है वो आपके पास 0 आया। अब S2 को निकालेंगे, तो ऐसे ही मैं इसको साफ कर देता हूँ। S2 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर सरफेस S2। अब S2 के ऊपर देखो Z की वैल्यू क्या है, 3 है। अब Z की वैल्यू 3 है, 0 तो है ही नहीं, तो हम n यूनिट वेक्टर क्या लेके चलेंगे, k लेके चलेंगे। ठीक है, फिर से वही इंटीग्रेशन सरफेस में निकालना है, f डॉट ये आपके पास क्या है, f की वैल्यू 4xi माइनस 2y² j और प्लस का z² k इंटू ये आपके पास क्या आ जाएगा, और अब की बार किसके ऊपर, ये भी हमारे पास जो लेके चले हैं, ये किसके ऊपर लेके चले हैं, ये भी xy के ऊपर ही है, xy के ऊपर ही है, तो हम dx dy डिवाइड बाई n यूनिट वेक्टर इंटू k लेके चलेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 से ये तो हमारे पास सरफेस एज इट इज, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये z² आ जाएगा, और dx dy बाई, अब इसको देखो n यूनिट वेक्टर आपके पास k है, और k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब z की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 3 दे रखी है, तो मैं यहाँ पर 3 पुट कर देता हूँ, तो सरफेस और ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर dx dy। ठीक है, अब इसको मैं 9 तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं बाहर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो s dx dy बच जाएगा। अब हमें लिमिट निकालनी है, तो देखो लिमिट निकालने के लिए 1 भी मान सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट निकालने के लिए या फिर ये पूरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, ये एक सर्कल है। ठीक है, ऊपर हमारे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल का अगर हमारे पास एरिया आ जाए, इस सर्कल का अगर एरिया आ जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, या तो इंटीग्रेशन से निकाल लो, या फिर सर्कल का एरिया की आपकी आइडेंटिटी आपको पता है। ठीक है, रेडियस हमारे पास इसकी 2 दे रखी है, तो मैं 9 तो एज इट इज, इसको मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर सर्कल का एरिया लेके चलेंगे, वहन जो भी लिख सकते हो आप, r = 2, रेडियस हमारे पास 2 है, तो 9 इंटू ये आ जाएगा πr², और r की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा, r = 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 36 पाई आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा सरफेस इसका, यानी कि S2 की वैल्यू आपके पास आई है 36 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब S3 को निकाल लेते हैं, तो S3 को देखो कैसे निकालेंगे, तो अब की बार सरफेस लेके चलते हैं,
S3। तो S3 को निकालने के लिए फॉर सरफेस S3, अब S3 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर अब की बार देखो वैल्यू आपके पास है नहीं, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, यानी कि इस शेप में है पूरा, ठीक है, नीचे भी सर्कल है ऊपर भी सर्कल और बीच में हमारे पास पूरा सर्कल है, पूरा सरफेस है। तो उसको निकालना है तो हमारे पास उसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल ना हो या फिर उस किसी के ऊपर हो तो हम वहां से अगर इक्वेशन दे रखी है, कोई सरफेस आपको दे रखा है, तो हम वहां से n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो n यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो या फिर इसको मैं फाई एक्स वाई से भी डिनोट कर सकता हूँ कि ये फाई एक्स वाई दे रखा है, माइनस का 4 ले लेंगे, ठीक है। तो फाई एक्स वाई की वैल्यू आपके पास है, तो सबसे पहले तो फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई एक्स वाई निकाल लेंगे और डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो इसको निकालने के लिए तो ये 2xi हो जाएगा और प्लस का 2yj हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो डेल फाई का मैग्नीट्यूड, तो डिवाइड में हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो n यूनिट वेक्टर आ जाएगा ना आपका, तो n यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा 2xi प्लस 2yj डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 4 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास क्या था, 4 के इक्वल था, तो मैं यहाँ पर 4 पुट कर सकता हूँ, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा, तो 2yz और डिवाइड बाई 4। अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हो या फिर 2 को कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा xi प्लस yj डिवाइड बाई 2। तो ये तो वैल्यू आ जाएगी हमारी n यूनिट वेक्टर की, ठीक है। अब n वेक्टर की है तो हम f डॉट n निकाल लेते हैं, f की वैल्यू है और n की वैल्यू है, तो पहले इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो 4xi माइनस 2y स्क्वायर j और प्लस z स्क्वायर के, यहाँ पर इसकी xi प्लस yj डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसकी इसके साथ करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, y की y के साथ करेंगे तो माइनस का 2y की पावर 3 हो जाएगा और डिवाइड बाई ये 2 आपके पास एज इट इज रहेगा, z जो है इसके अंदर है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। फिर से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस का y की पावर 3 आ जाएगा। तो ये तो आपके पास f डॉट n की वैल्यू आई है। अब जो ये सरफेस है ये भी वैसे तो हम xy प्लेन के ऊपर लेके चले हैं, xy प्लेन के ऊपर ही है क्योंकि xy प्लेन तो हमारे पास नीचे है, सरफेस उसका ऊपर है, तो xy प्लेन के ऊपर है, तो हम ds की वैल्यू अगर लेंगे तो ds की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, xy प्लेन के ऊपर लेना है तो dx dy डिवाइड बाई n यूनिट वेक्टर इंटू k आ जाएगा। अब इसको देखो, अब ये हमारे पास जो k है, n यूनिट वेक्टर तो आपके पास ये है और k इसके अंदर है ही नहीं, n यूनिट वेक्टर तो ये है, और अगर मैं n यूनिट वेक्टर की k के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो k इसके अंदर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। किसी के डिवाइड में अगर 0 हो तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा और उसका हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके यानी कि xy प्लेन के ऊपर नहीं लेके चलेंगे, इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन से जो है इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन से इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वैल्यू मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, बाकी को सोल्व कर लेते हैं। ये तो आपके पास वैल्यू आई है, इसको अलग से लिख लेंगे कि ये वैल्यू आई है f डॉट n की क्या आई है 2x स्क्वायर माइनस का y की पावर 3, ठीक है। ये पता चल गया ना कि पैरामेट्रिक इक्वेशन के अंदर क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट बन रहा था। तो पैरामेट्रिक के लिए देखो x की वैल्यू भी मान के चलते हैं और y की वैल्यू भी। अब x और y की वैल्यू क्या मान के चलूँ मैं कि तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाए, तो इस तरह मान के चलना है हमें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो x की जगह पर अगर मान लीजिए मैं कोस थीटा मान लेता हूँ और y की जगह पर साइन थीटा मान लेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन हमें 4 लेके आना है, तो 4 लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो 1 तो आपका ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर भी 4 हो, यहाँ पर भी 4 हो, 4 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यानी कि 2 लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के अंदर अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो देखो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगी हमारी कि 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4y साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है। 4 को कॉमन लेंगे तो अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम x और y की वैल्यू यही लेके चलेंगे। अब x और y की वैल्यू आपके पास है, अब हमें करना क्या है, ds की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ds की वैल्यू अब अगर हम लेके चलेंगे तो स्टेटमेंट जो आएगी वो थीटा के अंदर आएगी हमारी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पुट करेंगे x और y की वैल्यू तो स्टेटमेंट थीटा के अंदर हो जाएगी, और x और y की जगह पर तो हमने थीटा पुट कर दिया है, तो जो ds की वैल्यू हम लेके चलेंगे वो z के अंदर लेके चलेंगे या फिर थीटा के अंदर। तो 2 बार इंटीग्रेशन करना है, तो z 2 देखो 2 इसके अंदर लेके चलेंगे तो 2 यहाँ पर भी लेके चलना होगा, 2 थीटा dz, ठीक है, यानी कि थीटा के अंदर भी और z के अंदर भी ये वैल्यू लेके चलनी है हमें। अब इसके अंदर मैं पुट कर देता हूं तो आपके पास आ जाएगा ये कि f डॉट 2 बार इंटीग्रेशन सरफेस आपका और n यूनिट वेक्टर और ये ds, तो सरफेस तो एज इज वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, पहले x की तो y की इसके अंदर, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 2x की वैल्यू है 2 कोस थीटा, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस y की जगह पर 8 साइन की पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें से 8 यहाँ पर भी 8 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 3 थीटा, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो 8 तो कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर भी लिख सकता हूँ, अंदर आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा सरफेस आपका माइनस साइन की पावर 3 थीटा, और 2 इंटू ds की जगह पर, ये तो हमारे पास वैल्यू आई है f डॉट n की, ds की जगह पर 2 को भी हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है, तो 2 को भी मैं बाहर लिख लेता हूं और ये d थीटा dz आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना हमें, तो मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर देता हूं। 16 तो हमारे पास ये हो जाएगा, और सरफेस कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर d थीटा और dz, ठीक है, अलग अलग लिखेंगे, माइनस सरफेस आपके पास ये है और यहाँ पर साइन की पावर 3 थीटा d थीटा dz हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, तो लिमिट क्या आएगी हमारे पास 16, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई में रहेगा, तो 16, और देखो लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, z के रिस्पेक्ट में लेकर चले, z की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक आपको दे रखी है, तो z की तो 0 से 3 तक, पहले मैं z के रिस्पेक्ट में ही कर लेता हूं, तो 0 से लेकर 3 तक, ठीक है, फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में फिर बाद में कर लेंगे। तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, थीटा देखो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल निकालना है अभी, तो पूरा सर्कल कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो जैसे कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर लेके चलता हूँ, तो ये आपके पास एक सर्कल है, तो 0 से लेकर अगर मैं पूरा सर्कल की निकालूंगा तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 180 हो जाएगा, और 180 से फिर यहाँ तक जाएंगे तो पूरा 360 हो जाएगा ना, यानी कि 2 पाई तक जाएगा हमारा, तो 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। हम ये इसकी लिमिट लेके चलेंगे। अब ये कोस स्क्वायर थीटा एज इज डी थीटा डी जेड माइनस का 16 एज इज, और यहाँ पर भी लिमिट हमारे पास यही आ जाएगी 0 से 3 और 0 से 2 पाई तक, और साइन की पावर 3 थीटा डी जेड, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं इसको अलग से इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो अलग से इंटीग्रेट करेंगे, तो एक बात बताऊं कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी +2 के अंदर कि अगर मान लीजिए 0 से लेकर 2 पाई तक हमारे पास कोई भी लिमिट दे रखी है, ठीक है, 0 से 2 पाई तक, और फंक्शन जो है वो आपके पास कुछ भी दे रखा हो f ऑफ x dx, तो इसको हम दो तरह से लिख सकते थे। एक तो कि अगर 2 और इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक, और 0 से लेकर a तक, और फंक्शन को हम एज इज dx, ठीक है। लेकिन ये भी लिखते थे, या फिर इसको डायरेक्ट 0 भी लिख सकते थे, लेकिन कब लिख सकते थे, जब हमारे पास फंक्शन जो होगा अगर वो हमारे पास इवन है, ठीक है, इवन है तो हम ये लिखेंगे, अगर फंक्शन हमारे पास ओड है तो फिर हम उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इवन और ओड का कैसे पता चलेगा कि अगर f ऑफ -x की जगह पर मैं x की जगह पर -x लेके चलता हूँ और वापिस f ऑफ x आ जाएगा, तो इसको हम इवन फंक्शन बोलते थे। और ओड फंक्शन क्या होता था कि x की जगह पर -x लेके चले और माइनस का f ऑफ x आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, फंक्शन आपके पास है साइन की पावर 3 थीटा, ठीक है, थीटा के अंदर है। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस का थीटा लेके चलता हूँ तो साइन की पावर 3 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस
साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है और माइनस की पावर 3 करेंगे तो भी माइनस आ जाएगा आपके पास, तो ये वापिस हमारे पास माइनस एफ ऑफ थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, साइन की पावर 3 तो एफ ऑफ थीटा के इक्वल थी, तो एफ ऑफ माइनस थीटा लेके चले थे, माइनस का एफ ऑफ थीटा आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ये तो हमारे पास पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, पीछे वाला तो हमने सोल्व कर लिया है, अब हमारे पास क्या बच जाएगा, अब आ जाएगा आपके पास, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज इसके अंदर करेंगे 16, और ये आ जाएगा आपके पास 0 से लेकर पाई टू पाई तक और 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा डी जेड। ठीक है, पहले जेड को आगे लिख लेते हैं, जेड के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे इसको। ठीक है, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो इसको मैं जेड और आ जाएगा इसके साथ, तो 16 0 से 2 पाई और कोस स्क्वायर थीटा जेड और आ जाएगा इसके साथ, और 0 से लेकर 3 तक हमारी जो है लिमिट दे रखी है, और डी थीटा। ठीक है, अब 3 पुट करेंगे तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 3 और 0 से 2 पाई और कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 48 0 से लेकर 2 पाई और कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वापस से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 से 2a है तो हम क्या लिखेंगे, 0 से a, अगर इवन फंक्शन है तो देखो कोस है, अगर कोस के अंदर माइनस का थीटा पुट करेंगे तो कोस माइनस को जो है नेगलेक्ट कर लेता है, या फिर स्क्वायर भी है तो इसका तो वैसे भी ये पॉजिटिव आएगा हमारे पास, यानी कि इवन फंक्शन आएगा, और इवन फंक्शन आएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं इसको जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमारे पास अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 48 तो आपके पास एज इट इज रहेगा, तो 0 से 2a है तो मैं 2 इंटू 0 से a तक लिख लेता हूँ। ठीक है, 2a की वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी, और कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, वापिस से अगर मैं यही प्रॉपर्टी लगाऊं इसके अंदर तो इसको मैं 2 और 2 से डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, तो 2a हो जाएगा, तो वही 0 से 2a है, तो फिर से हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, तो मैं इसको तो एज इट इज लिख लेता हूं, और 0 से लेकर a हो जाएगा। ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा आपके पास एज इट इज 1 और 2 आ जाएगा, जब 0 से 2a है और 0 से a लिखेंगे तो 2 हमारे पास आगे आ जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर है। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 इंटू 2 आ जाएगा, और 0 से पाई बाई 2 है, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको देखो, मैं इसको अलग से इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ, तो इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपने +2 के अंदर पढ़ा था कि i इज इक्वल टू, मैं मान के चलता हूँ 0 से पाई बाई 2 और कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 0 से a प्रॉपर्टी होती थी हमारी, अगर 0 से a दे रखा और f ऑफ x है हमारे पास, तो मैं इसको लिख सकता था 0 से a f ऑफ a माइनस का x dx। ठीक है, इस तरह लिख सकते थे, तो मैं यहाँ भी इसको इसी तरह लिखूंगा 0 से पाई बाई 2 और कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस स्क्वायर कोस 90 माइनस थीटा, तो i इज इक्वल टू 0 से लेकर a तक और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2i आ जाएगा, और यहाँ पर 0 से लेकर पाई बाई 2 तो हमारी लिमिट है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, और डी थीटा। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2i तो हमारे पास एच डी इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा, और 0 से लेकर पाई बाई 2 आपके पास दे रखा है, अगर पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो इसकी वैल्यू आई है पाई बाई 4, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 96 इंटू 2 की मैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था यहाँ पर, ताकि ये जो है कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू यह पाई बाई 4 आ जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल, फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 48 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों सरफेस आपने निकालनी है,
S3 की वैल्यू आपके पास आई है 48 पाई। अब तीनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तीनों का जो है टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 48 पाई + 36 पाई। अब दोनों को ऐड करेंगे तो इनको पाई तो एज इज रहेगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास जो है इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, हो जाएगा। पता चल गया कि हमने कैसे सोल्व किया है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं केवल उन्हीं का ध्यान रखना है, n की वैल्यू क्या लेनी है, dx की वैल्यू क्या लेनी है, और फिर लिमिट हमारी क्या होगी। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर कब आना है, और अगर हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं एक्स वाई के अंदर चेंज करके। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं इसके ऊपर। ठीक है, अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर है या वाई जेड प्लेन के ऊपर है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। कि आपके पास अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर तो आपने कर लिया है, अगर एक्स जेड प्लेन के ऊपर कोई करा बन रहा है हमारा, तो फिर उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं कि इवेलुएट सरफेस आपके पास है F.N.ds वेयर F आपके पास दे रखा है ZI + XJ + 3y² ठीक है, एंड S इज द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अब की बार सिलेंडर के ऊपर है, यानी कि सिलेंडर बन रहा है हमारा। ठीक है, और x² + y² = 16 included in the first octant between किस किस के बीच में बन रहा है, ये अभी आपको दे रखा है z = 0 एंड z = 5। ठीक है, तो ये दे रखे आपको। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है f की वैल्यू तो आपको गिवन है ही। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि f की वैल्यू तो गिवन मिलेगी, n हमें निकालना है, और ds हमें ये देखना है भाई किस जो सरफेस है वो किसके ऊपर है। ठीक है, तो f की वैल्यू तो आपको दे रखी है ZI + XJ और प्लस का 3y²ZK। ठीक है, और आपके पास ये दे रखा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, n वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो तो यहाँ से n वेक्टर निकालेंगे तो देखो n यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट ऑफ जो आपके पास फंक्शन है, इसको मैं फाई से डिनोट कर देता हूँ, या फिर n से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2xi, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ले रहे हैं, और प्लस का 2yj आ जाएगा। ठीक है, तो यह तो आपके पास आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4x² + 4y²। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 2xi + 2yj डिवाइड बाई, यहाँ पर देखो अगर मैं 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर आपके पास आ जाएगा x² + y², और x² + y² की वैल्यू आप लोगों के पास है 16। तो मैं यहाँ पर 16 पुट करूँगा तो n यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2xi + 2yj डिवाइड में 4 का रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और 16 का रूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब 2 को कॉमन निकाल के इसको कैंसिल कर देते हैं तो xi + yj, और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये तो आपके पास यूनिट वेक्टर है। अब हमें करना क्या है कि f की और n की हमें दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो मैं F.n निकाल लेता हूँ पहले। तो ZI + XJ और प्लस का 3y²ZK। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हम XI + YJ और डिवाइड में आपके पास 4 है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा I वाले की I वाले के साथ करेंगे तो XZ। ठीक है, J वाले की J वाले के साथ करेंगे तो प्लस XY ये आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आपके पास 4 चलता रहेगा। अब हमें देखो यहाँ पर ds की वैल्यू लेके चलनी है, तो मैं यहाँ पर जब सरफेस लेके चलूँगा तो कहाँ से कहाँ तक लेके चलेंगे। ठीक है, उसकी लिमिट लेके चलेंगे, उसका रीजन कहाँ से कहाँ तक होगा वो लेके चलेंगे। ठीक है, और इन दोनों की डॉट आपके पास आई है xz + xy डिवाइड बाई 4। ठीक है, और ds की वैल्यू हम जब लेके चलेंगे तो सरफेस जो है अब की बार क्या बोल रखा है कि z की वैल्यू आपको दे रखी है 0 और 5।
ठीक है। तो जेड की तो आपके पास लिमिट है, तो इसको हम अगर एक्स जेड प्लेन के ऊपर लेके चलेंगे तो एक्स की वैल्यू निकालनी होगी हमें, और जेड की लिमिट तो आपको दे रखी है। ठीक है, तो एक्स जेड प्लेन के ऊपर लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि डी एक्स और डी जेड डिवाइड बाई एन यूनिट वेक्टर इंटू आपके पास जे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाई के ऊपर तो है ही नहीं, तो जे के साथ अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, यानी कि ये मान लीजिए कि आपकी लिमिट तो दे रखी है, जेड की तो है 0 से लेकर 5 तक, और एक्स की हमें निकालनी है। तो एक्स की निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 से लेकर अगर यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, और एक्स जेड प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 4। ठीक है, डी एक्स और डी जेड डिवाइड बाई, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एन यूनिट वेक्टर की जो है जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे, और डिवाइड में 4 है, और इसकी हम जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वाई बाई 4 रख देता हूँ, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, वाई जो है हमारे अलग अलग डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 से 5 और 0 से 4। ठीक है, तो यहाँ y को अगर मैं एक्स जेड के डिवाइड में भी लिखूंगा और प्लस इसके डिवाइड में लिखूंगा तो आपके पास x आ जाएगा और डी एक्स डी जेड आ जाएगा। लेकिन x और z के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर y को कैंसिल करना होगा, x और z के अंदर स्टेटमेंट को लेके आना होगा, तो z यहाँ पर मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, तो 16, तो वाई स्क्वेयर तो एच डी 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, और दोनों साइड हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 से 5 और ये 0 से 4 आपको दे रखा है, तो एक्स जेड डिवाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस ये एक्स आपके पास एच डी और डी एक्स डी जेड। ठीक है, अब हमें देखो x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं, ये तो आपके पास कांस्टेंट है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, z तो आपके पास कांस्टेंट है, 0 से लेकर 4 तक हम इसको लिखेंगे तो x डिवाइड बाई रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, और प्लस का इसके भी ऊपर हम लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर 5 तक और 0 से लेकर 4 तक, और ये आपके पास x डी एक्स और डी जेड। ठीक है, यहाँ पर भी डी एक्स और डी जेड। ठीक है, ये मान लीजिए कि मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, इसका हम अलग से इंटीग्रेशन करेंगे तो x बाई रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, 0 से 4 आपको लिमिट दे रखी है, z आपके पास मल्टीप्लाई में है, उसको कांस्टेंट रखेंगे तो आपके पास एच टी रहेगा। तो यहाँ पर देखो अगर नीचे वाली टी स्टेटमेंट को मैं टी पुट कर देता हूँ कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यहाँ से माइनस का 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, -2 को उस साइड लेके जाएंगे तो x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2 डी टी आ जाएगा। तो z तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, तो 0 से लेकर 4 तक, और यहाँ पर देखो यहाँ पर लिमिट भी हमें फिर 0 से 4 तक लेके चलनी है, तो 0 से 4 तक सॉरी लिमिट भी हमें t के अंदर लेके चलनी होगी, या फिर हम इंटीग्रेशन करके बाद में लिमिट यही रख लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 1/2 और ये dt और डिवाइड में 1/रूट t आ जाएगा। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा z/2, तो आपके पास है t की पावर -1/2 और dt आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो -z/2 और इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2, और लिमिट फिर हम बाद में पुट कर देंगे तो -z तो आपके पास रूट t आ जाएगा, और t की वैल्यू हम वापस पुट करेंगे तो माइनस का z और t की जगह पर हम रख देंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका रूट आ जाएगा। लिमिट आपके पास दे रखी है 0 से 4 तक, अगर मैं 4 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस और ये फिर 0 हो जाएगा, माइनस z तो एज इज ये 0 हो जाएगा, अगर मैं 4 रखूँगा तो माइनस, अब मैं 0 रखूँगा तो 4 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और 16 का रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये 4z आ जाएगा, यानी कि मैं इसको साफ कर देता हूँ, तो और आपके पास इंटीग्रेशन जो आया है इसका वो क्या आया है, माइनस का प्लस का 4z। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब
कि लिमिट हमारे पास 0 से लेकर 5 तक और लिमिट 0 से 4 तक, और इसका आया है हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आया है प्लस का 4z, ठीक है। और प्लस इसको भी सोल्व करेंगे तो x की पावर 2/2 और 0 से लेकर 4 तक आपकी लिमिट है, तो 4 रखेंगे तो 2 बच जाएगा, 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 16/2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। और dz dx x तो आपने x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन कर दिया है। अब इसका दोबारा से फिर करेंगे तो 4z² 2 और प्लस 8z, और यहाँ पर लिमिट है 0 से 5 तक, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो पहले 2 इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 2 और यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 8 और यहाँ पर भी 5 रखेंगे, ठीक है, माइनस 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और 25 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस प्लस का हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा आपके पास 90, ठीक है। क्लियर है, पता चल गया कि तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।